हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको अभी तक मालूम चल गया होगा कि अभी हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अभियान सीरीज। ये अभियान सीरीज किस लिए है? अभी यूकेपीएससी 2025 का मेंस आने वाला है दिसंबर में, उसकी डेट जो है वो दी हुई है। तो उस मेंस की हम प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, प्रिपरेशन की अगर बात रही तो प्रिपरेशन तो अभी आपने काफी ज्यादा ऑलरेडी कर ली होगी। तो हमारी प्रिपरेशन अलग क्यों है? हम करेंगे क्वेश्चन से आंसर्स लिखने की प्रिपरेशन, कि किस तरीके से आप एक अच्छा मेंस आंसर डिजाइन कर सकते हैं, एक किस तरीके से आप भीड़ से अलग हटकर काउंट हो सकते हैं, कि आपके आंसर में ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरों से नंबर ज्यादा मिले। तो ये सारी प्रैक्टिस हम इस सीरीज के दौरान करेंगे। इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? मैं आपको बेसिकली उत्तराखंड स्पेशल का पार्ट जो है वो डील करूंगी। आपका बाकी जो पार्ट है उत्तराखंड स्पेशल के साथ साथ आई कैन ऑल्सो डील विद द हिस्ट्री। ठीक है, बाकी सारे पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से डील करेंगे। तो उत्तराखंड स्पेशल में हमारे क्या अप्रोच रहेगा, मैं आपको उत्तराखंड स्पेशल का अप्रोच बता देती हूँ। कि हम अभी देखिए उत्तराखंड पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें ये हो गया है कि लास्ट के दो पेपर जो हैं जीएस 5 एंड जीएस 6, इन दोनों पेपर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के बारे में ही पूछा जाएगा। तो हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी कि हम यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर उत्तराखंड का क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन जिस एरिया से पूछा गया है उस एरिया का पहले कंटेंट देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उसके बाद उसका मॉडल आंसर देखेंगे, उसके बाद उसका मॉडल आंसर देखेंगे, और फिर उस मॉडल आंसर की झलक देखने के बाद आप वो क्वेश्चन का आंसर लिख कर लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन हर किसी के लिए फ्री है। एक क्वेश्चन हर कोई जो है वो मतलब 1 क्वेश्चन अ डे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है ये, कि पहले अपना क्वेश्चन का आंसर लिखकर जो दे देगा उसका वो आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट चेक हो जाएगा। अभी सीरीज की शुरुआत है तो वी आर गिविंग द बोनस ऑफ 3 क्वेश्चंस पर डे, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में जिसने अपने 3 आंसर्स दे दिए, हमारे पास जब 3 आंसर्स आ गए तो हम इसे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आप अपने आंसर्स जो है वो फ्री में चेक नहीं करा सकते। इसमें आपको इवेल्युएशन दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा व्हाट यू आर राइटिंग करेक्ट एंड व्हाट यू आर राइटिंग रॉन्ग। इसके अलावा वी हैव ये इस तरीके की सीरीज। देखिए, कंटेंट आपको यहीं पर मिल जाएगा। बात होती है, देखिए, प्रीलिम्स और मेंस एक दूसरे से अलग कैसे होता है। प्रीलिम्स और मेंस एक दूसरे से ऐसे अलग होता है कि प्रीलिम्स में तो भाई सबने ही ओएमआर भरी होती है, हर कोई बराबर होता है। लेकिन मेंस में कहानी बदल जाती है। मेंस में कहानी कैसे बदल जाती है? कि मेंस में आपको लिखना होता है आंसर। ठीक है, मेंस में आपको आंसर लिखना होता है, और वो आंसर आपका दूसरे से हटकर होना चाहिए, जिससे कि आपको नंबर ज्यादा किस लिए मिले वो वजह, वो रीजन सामने वाले को देना। तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके हम कंटेंट भी कवर करते हुए चले। बट हमारा कंटेंट होगा अकॉर्डिंग टू द यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस का तरीका देखकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और एक क्वेश्चन को अगर आप डील करोगे कंटेंट वाइज, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप उसी क्वेश्चन के अंदर की बात देखोगे, आप तो उसके इर्द गिर्द की सारी बातें पढ़ोगे, तो आपका वो टॉपिक भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इस सीरीज से आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, टेलीग्राम पर जाकर मैंने वहां पर पोस्ट कर रखा है कि इस सीरीज में क्या क्या अवेलेबल रहेगा। अच्छा, वी हैव आल्सो 7 कंप्लीट टेस्ट। इसमें हम बाद में फिर 7 कंप्लीट टेस्ट यानी कि फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको पूरा सिलेबस दिया जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, और इस तरीके से 7 टेस्ट हम आपको इसमें दे रहे हैं। ठीक है, 7 कंप्लीट टेस्ट होगा, इसमें आंसर इवेल्युएशन होगा कि आप अपने आंसर्स लिख कर ला सकते हैं, हम उसे इवेल्युएट करेंगे। हम खुद इसमें क्वेश्चन बैंक आपको देंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिजाइन होगा, तो उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस मेंस इज द थिंग फॉर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। मेंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही आपसे मांगता है। आपने मेंस में अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो हम ये नहीं मान सकते कि आपको आता नहीं है। प्रीलिम्स निकल रखा है तो माने आपको इन्फॉर्मेशन पता है, आपको कंटेंट मालूम है। अब उस कंटेंट को आपको डिजाइन करना है भीड़ से अलग हटने के लिए। उस कंटेंट को आपको लिखना है, वो कोई सिखा नहीं पाता। वो जब तक कि आप सीखोगे, जब तक आप किसी प्रोग्राम से जुड़े हुए होगे या किसी की गाइडेंस में
आप वो काम कर रहे हो, तभी आपके आंसर्स जो होंगे वो दूसरे से अलग होंगे। देखिए लिखना बहुत को अच्छे अच्छे से आता है, बट लिखना क्या है ये आधे से ज्यादा को नहीं मालूम होता। और मेंस का एग्जाम कहानी यहीं पर बदल देता है कि आपका जो आंसर राइटिंग है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, दूसरों से अलग होनी चाहिए। वरना लिखा तो सबने है, बट लिखा क्या है वो मैटर करता है। तो आपके आंसर्स में क्या लिखना है हम वो बताएंगे, कैसे लिखना है हम वो बताएंगे, और टाइम लिमिट में रहकर कैसे लिखना है हम वो बताएंगे। तो इट्स अ प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, अगर आप चाहेंगे तो आपको मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, जिसमें आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 7 टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको इवेल्युएशन मिलेगा। तो अब चॉइस आपकी है कि आप इस सीरीज से जुड़ेंगे और अपनी जो एक तैयारी है उसे सफल बना पाएंगे, अपनी तैयारी को परफेक्ट बना पाएंगे, जिससे कि जब आप दिसंबर में मेंस देने बैठे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, कंटेंट आपको मालूम है 3 महीने हमारे पास काफी होते हैं, पूरे होते हैं कि हम जिससे एक तरीका देख लें कि लिखना कैसे है और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकें। जितना क्वेश्चन आप मांगोगे उतने क्वेश्चन हम आपको देंगे। वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बैंक, हमारे पास हर सब्जेक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन बैंक है। और एक क्वेश्चन बैंक सारा का सारा आपका यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठा लीजिए 2006 के आसपास से जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं सारे के सारे पेपर्स का इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है पढ़ने का। स्मार्ट स्टडीज इसे ही कहते हैं कि अब किताब से 1 बाय 1 रीड करने का समय तो देखिए बचा नहीं है। स्मार्ट स्टडीज हमें करनी है तो स्मार्ट स्टडीज यही बोलती है कि पहले जो आया हुआ है उसे देखो, उसे लिखना सीखो, उसके आसपास की कंटेंट की तैयारी कर लो, सिंपल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडीज। तो स्मार्ट स्टडीज से हम इस सीरीज में चलेंगे, जैसा कि आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना उत्तराखंड स्पेशल का। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पहला क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारी सीरीज है संघर्ष से सफलता तक। चलिए अपना सफर शुरू करते हैं संघर्ष से सफलता तक और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बाकी इसका जो पेड वर्जन है उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हजारों में मिल रहा है, वो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैंने पिछली बार भी उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ था वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। ठीक है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी A1 आपको मिलेगी। आपके ना तो पैसे से खिलवाड़ किया जाएगा, आपके ना तो सपने से खिलवाड़ किया जाएगा, ना ही आपकी मेहनत से खिलवाड़ किया जाएगा। आपकी इस सारी चीजों में सहारा देने की ही कोशिश की जा रही है, आपको हेल्प करने की कोशिश की जाएगी, किसी भी तरीके से आपको अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, दिस इज माय वर्ड्स, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2024 का क्वेश्चन था। आप 2024 का पेपर खोलकर देख सकते हैं कि कुनिंदास वर द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर हु रूल्ड ओवर उत्तराखंड। क्रिटिकल एनालाइज दिस स्टेटमेंट। कि इस स्टेटमेंट में पूछा गया है कि कुनिंद पहले ऐसे राजनीतिक शक्ति थे जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी कि एनालाइज कीजिए इसे, पॉजिटिव और नेगेटिव इसका बताइए कि क्या आप इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हैं या नहीं, क्या इस स्टेटमेंट को आप कैसा समझते हैं। तो बात हो रही है इसमें कुनिंदों की, और कुनिंदों की भारत के उत्तराखंड के ऊपर रूल की, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज का हमारा कंटेंट इसी टॉपिक के अराउंड रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुनिंद डायनेस्टी का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडीज। चलिए, तो 6th सेंचुरी बीसी से पहले, ठीक है, बीसी और एडी का मतलब आपको मालूम है। चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बता देती हूँ कि बीसी और एडी क्या होता है, जिसको नहीं मालूम उसको अभी मालूम चल जाएगा। बीसी और एडी, देखिए माना ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर माने सीधा इंग्लिश कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है जब से ईसा मसीह का जन्म होता है, जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हो जाता है और उसकी शुरुआत होती है 1 एडी से। ये क्रिश्चियंस के द्वारा शुरू किया गया था, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से आप जानते हो। यही कैलेंडर आप अपने घरों में यूज करते हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ऐसा तो नहीं है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई चीज नहीं हो रही हो, ईसा मसीह के जन्म से पहले भी तो कोई चीज हो रही होगी ना। तो मान लीजिए कोई चीज ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले हुई है, तो हम उसे बोल देते हैं 500 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले, 500 बीसी, 500 बिफोर क्राइस्ट। कोई चीज अगर ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले हो रही है तो इट कॉल्ड 200 बीसी, कि ईसा के जन्म के 200 साल पहले। तो अब आप बताइए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात माने तो ये वाली चीज रिसेंट में हुई है या ये वाली चीज रिसेंट में हुई है। 2 सेकंड का समय।
200 बीसी वाली चीज जो है वो रिसेंट में हुई है, क्योंकि जैसे जैसे हम ईसा के जन्म की तरफ बढ़ेंगे हम आज के समय में यानी कि रिसेंट समय में आ जाएंगे। तो 500 बीसी वाला समय पुराना है और 200 बीसी वाला समय नया है। बिफोर क्राइस्ट कैलेंडर में यही फर्क होता है कि चीजें जो होती हैं वो बैकवर्ड काउंटिंग में जाती हैं, ठीक है, चीजें जो होती हैं वो बैकवर्ड काउंटिंग में जाती हैं और ऐसे ऐसे हम पहुंच जाते हैं 1 पर। अब 1 में तो ईसा मसीह के जन्म होने के बाद सर कैलेंडर की शुरुआत हो गई थी, तो 1 के आगे आप एडी बोलने लग जाएंगे, एनो डोमिनी बोलने लग जाएंगे, ठीक है। भारत सरकार ने बीसीई को बीसीई को कर दिया है, सॉरी बीसी को कर दिया है बीसीई और एडी को कर दिया है सीई, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश डोमिनेंस को कम करने के लिए हम बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी की बजाय बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा और एनो डोमिनी को बोलते हैं कॉमन एरा। तो आपको कहीं कहीं पर बीसीई और सीई लिखा दिखे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीई माने एडी और बीसीई माने बीसी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बीसी एडी का फंडा समझ में आ गया कि ईसा के जन्म से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ घटनाएं जो ईसा के जन्म से पहले हुई होंगी उन्हें हम ईसा के जन्म के रेफरेंस में ही पढ़ते हैं। अगर कोई घटना ईसा के जन्म के 6000 साल पहले हुई हो तो आप बोलोगे ईसा के जन्म के 6000 साल पहले 6000 बीसी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने ये बात की कि 6 सेंचुरी बीसी का समय था और यहाँ पर सेकेंड अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी कि दोबारा दूसरी बार शहरीकरण हो रहा था। इसका मतलब, और तब हमें इतिहास के बारे में मिलना शुरू होता है, तब हमें हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स मिलने शुरू होते हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि 6 सेंचुरी बीसी से 6 बीसी से पहले पहले हिस्ट्री में कुछ भी नहीं था, इतिहास में कुछ भी नहीं था? ऐसी बात नहीं है। 6 सेंचुरी बीसी से पहले पहले भी इतिहास में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन बस फर्क ये है कि उस इतिहास के बारे में आपको कुछ लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, क्योंकि सोर्सेस की कमी है। इसलिए 6 सेंचुरी बीसी से पहले वाले इतिहास की क्या क्या सोर्सेस हैं वो हमको नहीं मालूम, और यही बात है आपके कुनिंदो के राजवंश में, सॉरी यही बात है आपके कि उत्तराखंड में भी 6 सेंचुरी बीसी से पहले क्या था, ये बात हमें समझ में नहीं आ पाई है। कुछ समय के लिए हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण, लेकिन इनमें और हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलते हैं, हमें कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी मिलते हैं, लेकिन वही है कि इतना नॉलेज नहीं था, इतना ज्ञान इसमें नहीं दिया गया जिससे कि हम कुछ हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को ट्रेस कर पाए कि 6 सेंचुरी से पहले उत्तराखंड में किस तरीके का इतिहास रहा होगा। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज तो थे। अच्छा, आर्कियोलॉजी और लिटरेरी आप उसमें फर्क जानते हैं? नहीं जानते, मैं आपको बता देती हूँ। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व साक्ष्य, यानी कि एविडेंसेस, जैसे कि गुफाओं का मिलना, पत्थरों का मिलना, कॉइन्स का मिलना, इंस्क्रिप्शंस का मिलना, अभिलेख मिलना, तो ये आते हैं सारे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। राजा महाराजाओं के पैलेसेस मिलना, महल मिलना, ये सारा अगर इन्हीं सोर्सेस के बारे में लिखा हुआ है तो वो आपके लिटरेरी सोर्सेस, जैसे कि हिस्ट्री की किताबें, जैसे जो राजा महाराजा के दरबार में बैठे हुए कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, वो राजाओं की कहानियां लिखा करते थे ना, तो वो आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है, हाँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है और उसके साथ का लिटरेरी एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कॉइन्स जो आपको मिले या सिक्के जो आपको मिले उसका क्या मतलब है? कैसे समझ में आएगा ये जो महल है आपको जो मिला इसका क्या मतलब है? कैसे समझ में आएगा कि जो अभिलेख है इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अलग से तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा कि इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, इस साक्ष्यों की, इन एविडेंसेस का क्या मतलब है। ये हो रहा था 6 सेंचुरी बीसी से पहले। लेकिन 6 सेंचुरी बीसी से हमें थोड़ी क्लियर पिक्चर मिलने लगी कि किस तरीके की डायनेस्टीज यहाँ पर रूल कर रही थी और कैसा ये समय था। हम जानते हैं भारत में 6 सेंचुरी बीसी का वो समय था जिसमें नए नए धर्म भी आ रहे थे। आपका बुद्धिज्म 6 सेंचुरी बीसी के आसपास ही डेवलप होता है। इसमें भारत में क्या हो रहा था, छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपदों का निर्माण कर रहे थे। 6 सेंचुरी बीसी से पहले भारत में क्या हो रहा था, छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपदों का निर्माण कर रहे थे, और ऐसे भारत में 16 महाजनपद होते हैं। 16 महाजनपद आप मान सकते हो उस समय के भारत के 16 बड़े राज्य, ठीक है। इसमें बहुत सारे महाजनपद का समय इस समय से शुरू हो रहा है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। उत्तराखंड का ये जो एरिया था ये महाभारत में उत्तर कुरु नाम से मेंशन है, ठीक है। उत्तराखंड का ये जो एरिया था ये महाभारत में उत्तर कुरु नाम से मेंशन है, तो हम ये समझ सकते हैं
है कि हो सकता है जो कुरु और आगे चलकर कुरु पंचाल महाजनपद जो था उसके ही डोमिनेंट में उत्तराखंड का ये वाला एरिया भी आता होगा। ठीक है, कुरु वॉज अ महाजनपद, कुरु एक महाजनपद रहा था। तो ये बोला जा रहा है कि जब हमें ये मिल रहा है कि महाभारत में कि उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से पुकारा गया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि शायद कुरु और कुरु पांचाल नाम का जो महाजनपद था उसके हिस्से में ही उत्तराखंड आता होगा। अब उत्तराखंड के इतिहास के बारे में अगर थोड़ी सी नजर मारे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे जनपदों के नाम मिलते हैं, जैसे कि कातरी, युगंधर, रांकू और भारद्वाज। लेकिन हमें कुछ भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। हमें ये तो मालूम चल जाता है कि उत्तराखंड का हिस्सा जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे महाजनपदों में बटा हुआ होगा, लेकिन इन महाजनपदों का क्या मतलब है, यहाँ पर कौन रूल किया करता था, किस तरीके से इनकी पॉलिटिक्स चलती थी, हमें इसके बारे में कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, इस एरिया को बहुत सारी ब्रांचेस में बांटा गया था और उन ब्रांचेस पर रूल चलता था एक डायनेस्टी का जिसका नाम है कुनिंद। कुनिंद को कुलिंद नाम से भी पुकारा गया है, जैसा उन्हें महाभारत में बोला गया है कुनिंदों के बारे में। लेकिन हमें किसी भी तरीके का अलेक्जेंडर के द्वारा या किसी भी तरीके का ग्रीक इतिहास में लिखा हुआ नहीं मिलता। जब आगे चलकर अराउंड 320 सेंचुरी के आसपास, 320 बीसी के आसपास, जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेड किया था, तो उस समय राज चल रहा था इंडिया पर उस समय इंडिया पर राज चल रहा था आपकी नंद डायनेस्टी का, और नंद डायनेस्टी का राजा था धनानंद। धनानंद की समाप्ति होने वाली थी और मौर्यंस की स्थापना होने वाली थी। इसी दौरान अटैक हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का। लेकिन सिकंदर अगर अटैक करने 320 बीसी में आ रहा है तो वो काफी आगे के समय पर आया है, तो उसको कुनिंदों के बारे में कुछ मेंशन करना चाहिए था। अगर वो अटैक करने भारत में आ रहा है और तो उसको हिमालय रेंज पर, यानी कि हिमालय के उत्तराखंड वाले रीजन पर जो कुनिंद राज कर रहे थे उसके बारे में कुछ बताना चाहिए था। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपने किसी भी सोर्स में कुनिंदों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि ये एरिया ग्रीक डोमिनेंस से बाहर ही रहा हो, कि इस एरिया पर किसी भी तरीके का ग्रीक कब्जा ना हुआ हो, इस वजह से ग्रीक सोर्सेज में हमें इस एरिया के बारे में नहीं मालूम चलता। जब शुरू हो जाती है भारत पर मौर्यन डायनेस्टी, 320 बीसी से लेकर 185 बीसी तक की डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती है। ऑलमोस्ट थर्ड सेंचुरी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक की डायनेस्टी रूल करती है। तो इस डायनेस्टी के दौरान हमको ये समझ में आता है कि उत्तराखंड के इस एरिया पर, उत्तराखंड के इस एरिया के, देखिए उत्तराखंड जो है वो पूरा का पूरा पहाड़ी नहीं है, उसका कुछ हिस्सा फुट हिल्स में भी आता है, कुछ हिस्सा प्लेन एरियाज में भी आता है, समतल भूमि में भी आता है। ठीक है, प्लेन लैंड में भी आता है, जमीन में भी आता है। तो हमको ये प्रमाण मिलते हैं, हमको ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि उत्तराखंड का जो प्लेन हिस्सा था उस पर मौर्यों ने अपना कब्जा कर लिया था, मौर्य डायनेस्टी ने वहां तक अपने रूल को एक्सटेंड कर लिया था। लेकिन हमें ये भी मिलता है कि इस एम्पायर ने, मौर्यन एम्पायर ने पहाड़ी राज्यों पर अपना कंट्रोल नहीं किया। पहाड़ी राज्यों पर अपना कंट्रोल नहीं किया क्योंकि पहाड़ी राज्य तक पहुंच पाना, वहां तक अपनी सेना ले जा पाना और वहां पर आक्रमण करना थोड़ा सा प्लेन इलाकों से मुश्किल होता है, और वहां पर आक्रमण करना आसान नहीं होता। तो हमें मालूम चलता है कि ये वाला एरिया जो था, एक तो देखिए सबसे पहली बात तो उत्तराखंड का जो प्लेन एरिया था वो सिल्क ट्रेड रूट से भी होकर गुजरता था। ये सिल्क ट्रेड रूट जो चाइना से चलता था और रोम पहुंचता था। ठीक है, तो ये भी आपका उत्तराखंड होकर गुजरता था। तो सिल्क ट्रेड रूट पर जब मौर्यों का कब्जा था तो उत्तराखंड के प्लेन एरिया पर भी मौर्यों का कब्जा होना ऑब्वियस है। ठीक है, और इसका जो प्रमाण है, इसका जो प्रूफ है वो हमें कालसी इंस्क्रिप्शन से मिल जाता है। कालसी इंस्क्रिप्शन जो आपको देहरादून बाबर वाले रीजन से मिलता है, कालसी नामक जगह पर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ये कालसी इंस्क्रिप्शन ये है अशोक का, मौर्य राजा अशोक का ये इंस्क्रिप्शन है। और इस इंस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको ये मालूम चला कि अशोक का अगर ये इंस्क्रिप्शन आपको कालसी में मिल रहा है तो क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए इतिहास में आपको जो चीज भी मिलती है, इतिहास में आपको जो भी एविडेंस मिलता है उसका सीधा सीधा सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर वो एविडेंस अशोक का है, अगर कालसी इंस्क्रिप्शन, कालसी अभिलेख अशोक का है, तो माने अशोक ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में किया होगा, तभी अशोक अपने नाम से यहाँ पर अभिलेख लिखवा रहे हैं। वरना ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी राजा के लिए कि दूसरे राजा के एरिया में आए और अपने नाम का इंस्क्रिप्शन लिखवाकर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस में बार बार बोल रही हूँ, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, मैं आपके लिए ना एक वीडियो हिस्ट्री के सोर्सेज के ऊपर भी लेकर आऊंगी कि इतिहास को पढ़ने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, कोई बताता नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस जिन्हें हिंदी में अभिलेख बोला जाता है, इनका मतलब होता है किसी भी पत्थर, किसी दीवार या किसी प्लेट के ऊपर लिखी हुई राजा की बातें, किंग के ऑर्डर्स, ठीक है। राजा की बातें, राजा की कहानियां, राजा के ऑर्डर्स, राजा के बारे में अगर कुछ जानकारी आपको पत्थर, दीवार और किसी प्लेट यानी कि जैसे कि कॉपर प्लेट, तांबे की प्लेट या तांबे के पत्थर के ऊपर मिलती हैं, तो ऐसी चीजों को आप बोलते हो इंस्क्रिप्शंस। भारत में जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाने की शुरुआत है वो ग्रीक्स के द्वारा की गई थी। ग्रीक्स ही कल्चर इंडिया में लेकर आए थे कि इंडिया में राजा की जानकारियों को ज्यादातर नोट कर लिया जाता था। सॉरी, ग्रीक में ज्यादातर ऐसा होता था कि राजा की जानकारियों को नोट कर लिया जाता था और जगह जगह राज्य में लगवा दिया जाता था। ग्रीक्स के आने के पहले इंडिया में इंस्क्रिप्शंस लिखने का कोई प्रावधान नहीं था, राजा की किसी बात को लिखा नहीं जा रहा था। और जब से ग्रीक्स ने भारत में इन्वेड किया, कब किया, अभी मैंने थोड़े समय पहले आपको एक झलक दिखाई है, दैट वाज अराउंड 320 बीसी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत में अटैक किया। लेकिन क्या अलेक्जेंडर द ग्रेट का पहला अटैक था ये? क्या अलेक्जेंडर द ग्रेट पहला ग्रीक था जिसने भारत में इन्वेड किया? नहीं। भारत का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया 520 बीसी के आसपास ही पर्शियंस के द्वारा इन्वेड कर लिया गया था। तो ये पर्शियंस जो है ये ग्रीक कल्चर लेकर आए थे और इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखने की जो परंपरा है वो भारत को दी और उसी परंपरा को भारत के राजाओं ने आगे बढ़ाया। तो ऐसा ही एक कालसी इंस्क्रिप्शन है जो हमें राजा अशोक का मिलता है देहरादून से, जो हमें मालूम करवाता है कि अशोक का आधिपत्य, अशोक का कंट्रोल देहरादून के इस हिस्से पर रहा होगा, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन दो बातें बताता है। पहली बात ये कि देहरादून उत्तराखंड के कुछ लोग जो उत्तराखंड के रीजन में रह रहे थे वो पढ़े लिखे होंगे क्योंकि वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ना जानते हैं। इस इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज जो थी वो ब्राह्मी थी, सॉरी स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी थी और लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी। प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में फर्क पता है आपको? देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि पढ़ाते जब चलते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा बताने का मन करता है तो उसमें टॉपिक लंबा हो जाता है। चलिए एक लास्ट चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कि आपकी हिंदी भाषा है, अब मैं बोल हिंदी रही हूँ, अगर मैं हिंदी को इस तरीके से लिखूं तो ये मैंने लिख दी, लेकिन लिखी किस स्टाइल में? देवनागरी स्टाइल में। तो द आर्ट ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज, किसी भाषा को लिखने का तरीका उसकी स्क्रिप्ट कहलाता है, उसकी लिपि कहलाता है, ठीक है। तो प्राकृत यहाँ पर भाषा है, इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। तो इस इंस्क्रिप्शन के मिलने की वजह से हमें दो बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात ये क्लियर हो जाती है कि उत्तराखंड के कुछ लोग थे जिन्हें ब्राह्मी पढ़नी आती थी, जो पढ़े लिखे रहे होंगे। दूसरी बात हमें मालूम चलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, हम ये जानते हैं। अशोक ने कलिंग लड़ाई के बाद, जो कलिंग की उड़ीसा की अशोक ने लड़ाई की थी, उस लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और जब अशोक का इंस्क्रिप्शन हमें उत्तराखंड से मिल रहा है तो हम ये जानते हैं कि बुद्धिज्म शायद उत्तराखंड भी पहुंचा होगा, बौद्ध धर्म उत्तराखंड भी पहुंचा होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता ही चल पाता है कि उत्तराखंड का तराई और उत्तराखंड का जो फुटहिल्स वाला एरिया है वही मौर्यंस के द्वारा कंट्रोल में था। उत्तराखंड का जो हिली एरिया है उस पर मौर्यंस ने अपना कंट्रोल नहीं कर रखा था क्योंकि वो एरिया इनएक्सेसिबल था, यानी कि वहां तक पहुंच पाना, वहां तक किसी राजा की सेना को पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर वही चल सकता है जिसे पहाड़ी इलाकों को चलना आता है, ठीक है। और इसकी बात हमें ये भी ऐसे भी मालूम चलती है कि भाई कालसी इंस्क्रिप्शन हमें फुटहिल से मिला, देहरादून डिस्ट्रिक्ट से मिला, तो देहरादून से इंस्क्रिप्शन मिला तो प्लेन एरिया से मिला, ठीक है। और इसी इंस्क्रिप्शन में हमें कुनिंदो का नाम मेंशन मिलता है, कुनिंदो का बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब मिलता है कालसी इंस्क्रिप्शन में। तो द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट मेंशंस द पुनिंदास, दैट मेंशंस द कुनिंद वाज कालसी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब मौर्यंस के बाद, मौर्यंस का जो रूल है वो 185 बीसी में मैंने बताया आपको खत्म हो गया था, धीरे धीरे 185 बीसी में खत्म हो गया था। मौर्यंस के बाद जो सक्सीड किया गया वो शुंग डायनेस्टी के द्वारा सक्सीड किया गया, और शुंग डायनेस्टी की जो नींव है वो एक राजा ने रखी जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भारत में शुंग राजवंश की शुरुआत की गई और ये हो रहा था 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास। 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी बीसी तक भारत में शुंग डायनेस्टी का रूल चला, जहां पर मौर्यंस रूल कर रहे थे। तो
मौर्यंस ने उत्तराखंड के फुट हिल्स को, उत्तराखंड के प्लेन एरिया को अपने कंट्रोल में कर रखा था। जब मौर्यन से बात शुंगों की तरफ गई तो उत्तराखंड का प्लेन एरिया भी शुंगों के पास चला गया। तो ये भी हमें मालूम चलता है कि कुछ समय तक शायद शुंगों ने भी उत्तराखंड के प्लेन एरियाज पर कंट्रोल कर रखा होगा। लेकिन वही बात है, पहाड़ी इलाकों पर कंट्रोल करने का भी हमें कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। एक हमें बुद्ध स्तूप मिला है सेनापानी से, ये चंपावत में है। लेकिन इस बुद्ध स्तूप का, ये बुद्ध स्तूप का क्या महत्व है हमें नहीं मालूम। बुद्ध स्तूप क्या होता है? एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसे बुद्धा के एक तरीके से रिफ्लेक्शन के तौर पर बनाया जाता है। बुद्ध स्तूप का मतलब होता है कि यहाँ पर जो जिसमें जो बुद्धिज्म को मानता है ना, एक तरीके से सिंबलाइजेशन करते हैं वो बुद्ध स्तूप बनाकर, ठीक है। बुद्ध स्तूप का मिलना हमें मालूम नहीं चल पाया कि भाई इसका मतलब क्या है, लेकिन हाँ कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया है कि ये बुद्ध स्तूप शुंग एम्पायर के द्वारा बनाया गया होगा। हम उत्तराखंड की प्लेन एरिया के बारे में तो जान गए हैं कि भाई जो राजा भारत में रूल कर रहे थे, उन्हीं राजाओं ने अपना रूल उत्तराखंड के प्लेन एरियाज में भी एक्सटेंड किया। बट उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके किसके कब्जे में थे, ये अभी तक हमें मालूम नहीं चल पाया है। तो अब वो हमें मालूम चलने वाला है। बात चल रही है 200 बीसी से लेकर 200 सीई तक, यानी कि सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर सेकेंड सेंचुरी एडी तक ये बात आपकी चल रही है कि ऑलमोस्ट 400 सालों का 400 सालों का जो इतिहास है वो आपके सामने आया कि हमें मालूम चला कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, जो हिली एरिया है, वो कुनिंदों के कब्जे में था। एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, डॉक्टर कटोच, ये बताते हैं कि कुनिंदो का रूल हमें ऐसे मालूम चला कि हमें कुनिंदो के कॉइन्स मिले, सिक्के मिले। देखिए किसी भी राजा का रूल अगर आपको पढ़ना है तो उस राजा के कुछ आपको प्रमाण मिलने चाहिए, जैसे कि कॉइन्स उसमें से एक है। राजा अगर अपना रूल चलाता है तो राजा अपने नाम से सिक्के जरूर चलवाता है। उसमें राजा का या राजा के राजवंश का कुछ ना कुछ इंप्रेशन, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाता है। तो डॉक्टर कटोच ने बताया कि इन सिक्कों के मिलने की वजह से हम ये समझ पाए कि इस एरिया में कुनिंदों का कब्जा जरूर रहा होगा। ये सिक्के 3 तरीके के थे, एक तरीका था अमोघभूति टाइप, एक तरीका था अल्मोड़ा टाइप और एक तरीका था छत्रेश्वर टाइप। अमोघभूति टाइप सिक्के जो हैं वो कुनिंदों के सबसे महान राजा अमोघभूति के द्वारा चलवाए गए होंगे, इसलिए अमोघभूति का नाम उसमें मेंशन है। अमोघभूति के तरीके के जो सिक्के हैं वो सिल्वर के थे, वो कॉपर के थे, तांबे के थे। और इनमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में इनमें कुछ बातें लिखी हुई थी, बट दैट इज इनकम्प्लीट, इंफॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीट थी। दूसरे तरीके का सिक्का है अल्मोड़ा टाइप सिक्का, जो कि हमें कत्यूर घाटी से मिला, जो उस वक्त अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। अल्मोड़ा तरीके के 4 सिक्के हमें आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए भी मिलते हैं और 54 सिक्के हमें कत्यूर घाटी से मिले हैं। अगला सिक्के है छत्रेश्वर टाइप सिक्का। छत्रेश्वर टाइप सिक्का जो है वो ऐसा बोला जाता है कि छत्रेश्वर एक भगवान थे जो कि कुनिंदों के कुल देवता रहे होंगे, कुनिंदों के फैमिली डेटी रहे होंगे, इसलिए उनके ऑनर में कुनिंदों ने छत्रेश्वर भगवान तरीके के सिक्के जो है वो चलाए। अल्मोड़ा तरीके के सिक्के मिलने का मतलब क्या है कि कुनिंदों का कब्जा अल्मोड़ा वाले एरिया पर रहा था, माने हिली एरियाज में रहा था उत्तराखंड के, ठीक है। तो 3 तरीके के सिक्के आपको कुनिंदों के रूल के बारे में बता रहे हैं। हमें यह भी मालूम चलता है कि जब कुषाणों ने भारत पर अटैक किया था, कुषाण वॉज दी फॉरेन ट्राइब्स, और ये लोग तुर्कमेनिस्तान के थे जो भारत पर अटैक कर रहे थे अराउंड फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी के आसपास, जब भारत पर शुंग डायनेस्टी का रूल चल रहा था। तो कुषाण भी जब रूल अटैक करते हैं ना, तो कुषाण भी तराई वाले रीजन पर ही अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर पाते हैं, हिली एरियाज पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, और हिली एरियाज में कुनिंद ही अपने रूल को कंटिन्यू करते हैं। कुषाणों के जो हमें सिक्के वगैरह मिलते हैं, जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, वो हमें तराई रीजन से मिलते हैं, वो हमें शिवालिक से मिलते हैं। और हमें ये भी मालूम चलता है कि जब कुषाणों का डिक्लाइन हो गया तो कुनिंदों ने पूरे के पूरे उत्तराखंड, यानी कि कुनिंदों ने तराई रीजन को भी थोड़े समय के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया। कुनिंदों के बाद उत्तराखंड पर बहुत सारी डायनेस्टीज रूल करने आई, यानी कि मल्टीपल डायनेस्टीज रूल करने आई, जिन्होंने उत्तराखंड के प्लेन एरियाज को अपने कंट्रोल में रखा। तो अभी भी हम यही बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड का प्लेन एरिया जो है वो बहुत सारी डायनेस्टीज के कंट्रोल में रहा है, ठीक है। वो बहुत सारी डायनेस्टीज के कंट्रोल में रहा है, यानी कि कोई और एक डायनेस्टी ऐसी नहीं है जो उत्तराखंड के प्लेन एरिया को कंट्रोल में कर रही है, लेकिन हिली एरियाज अभी तक भी उत्तराखंड के
एक ही डायनेस्टी के कंट्रोल में है, कुनिंदो के कंट्रोल में। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कुनिंदास वर द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड। हमने अनेकों बार डिस्कस कर लिया, हमने काफी बार डिस्कस कर लिया, और अभी तक भी आपको ये मालूम चल रहा है कि कुनिंदो का कंट्रोल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जरूर हो गया था, हिली एरियाज में जरूर हो गया था, लेकिन उत्तराखंड का जो प्लेन एरिया था उस पर बहुत सारे राजवंश समय समय पर आ रहे थे और रूल स्टैब्लिश कर रहे थे। मौर्यंस आए, शुंग आए, कुषाण आए, और आगे चलकर यौध्य आ जाएंगे, नाग आ जाएंगे, और आपके बहुत सारे जो राजवंश है, मौखरीज आ जाएंगे। बहुत सारे राजवंश जो है वो उत्तराखंड के प्लेन एरिया को कंट्रोल में कर लेंगे, बट हिली एरिया पहाड़ी इलाका अभी भी उत्तराखंड का कुनिंदो के ही कंट्रोल में है। चलिए, तो ये हमारा हो गया कुनिंदो के ऊपर डिस्कशन। डन। तो हिली एरिया उत्तराखंड का कुनिंदो के कंट्रोल में है, लेकिन क्या पूरा उत्तराखंड? नहीं। पूरा उत्तराखंड कुनिंदो के कंट्रोल में कभी रहा, कभी नहीं रहा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं था। तो अब हम इसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। ये आपके सामने मॉडल आंसर है। मॉडल आंसर में पहले आपको आंसर में इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन यानी कि अबाउट योर टॉपिक, कि आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन है यहाँ पर सामने लिखा हुआ। वीडियो को पॉज कर कर आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हो। दूसरा, वो आर्ग्यूमेंट्स आप लिख सकते हो जो आर्ग्यूमेंट्स कुनिंदो के रूल को बताते हैं, कि देयर आर सम पॉइंट्स जो हमें ये बताते हैं कि हाँ, कुनिंदास वर द पॉलिटिकल पावर ऑन द उत्तराखंड। तो उनके कॉइन्स के बारे में आप लिख सकते हो, उनके राजा के मोनार्की के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। रिलीजन के बारे में लिख सकते हो, राजा के टेरिटोरियल कंट्रोल के बारे में लिख सकते हो कि राजा ने बहुत लंबे समय तक कत्यूर अल्मोड़ा घाटी पर कंट्रोल कर रखा, तराई रीजन पर भी कंट्रोल कर रखा, लेकिन तराई रीजन का कंट्रोल जब कुषाण आए तो कुनिंदो के हाथ से चले गया। तो वीडियो को पॉज कर लगातार आप ये आंसर पढ़ सकते हो। इसके बाद कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपके आंसर के अगेंस्ट में, आपके क्वेश्चन के अगेंस्ट में है। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड कुनिंदो के कंट्रोल में था। हम तब ये बात बोल पाते जब उत्तराखंड का हिली एरिया और उत्तराखंड का प्लेन एरिया दोनों ही कुनिंद अपने कंट्रोल में कर पाते। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ समय के लिए तो कुनिंदों ने प्लेन एरिया कंट्रोल किया, बट हमेशा के लिए नहीं किया। तो देयर आर सम मोर डायनेस्टीज जिन्होंने उत्तराखंड में कुनिंदों से पहले भी रूल किया और प्लेन एरिया में भी रूल किया। देयर आर सम प्री कुनिंदा डायनेस्टी यहाँ पर है। शुंग इन्फ्लुएंस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कुनिंदा के लिमिटेड पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में लिखा हुआ है। कुनिंदा की जो अथॉरिटी थी वो ज्यादातर हिली एरियाज में ही थी, तराई का एरिया जो है वो उनके हाथ से निकलता रह रहा था, ठीक है। और ये सारी बातें आप इस तरीके से अपना लिख सकते हो, एंड दिस इज योर कंक्लूजन। ऐसे आंसर लिखा जाता है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन में यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट 4 to 5 लाइंस ऑफ योर टॉपिक। बाकी हम वर्ड लिमिट्स के अनुसार लिखते हैं कि जितना भाई वर्ड लिमिट में आपसे पूछा गया है उतना बड़ा आपका इंट्रोडक्शन होगा। ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क में पूछा गया था, तो ये मोर और लेस आपके 200 वर्ड्स के आसपास है। उसके बाद आप अपनी मेन बॉडी लिखोगे। मेन बॉडी में आपके पास दो एरियाज होते हैं, एक आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है ना, तो एक आप सपोर्ट में लिखोगे और एक एरिया में आप अगेंस्ट में लिखोगे, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन, कि कंक्लूजन में आपने अपने टॉपिक में क्या लिखा, कि कुनिंदाज उत्तराखंड की पहली पॉलिटिकल पावर तो थे, बट नॉट एब्सोल्यूट फर्स्ट पॉलिटिकल पावर, बिकॉज एब्सोल्यूट फर्स्ट पॉलिटिकल पावर तब होते जब उनके अलावा उत्तराखंड में उस समय कोई और नहीं हो पाता, वही पूरे उत्तराखंड को कंट्रोल कर पाते। उनके उनके साथ साथ पैरेलली उत्तराखंड के प्लेन एरियाज पर बहुत सारी डायनेस्टीज रूल कर रही थी। तो इसलिए हम कुनिंदो को पहली पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड नहीं बोल सकते, फर्स्ट एब्सोल्यूट पावर वो लोग नहीं थे। हाँ, दे आर द फर्स्ट पावर जिन्होंने उत्तराखंड के हिली एरियाज को अपने कंट्रोल में काफी समय तक रखा, ठीक है। तो ये आप फुल पॉज कर इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब आपकी ड्यूटी है कि चीटिंग ना करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को, जो हमने क्वेश्चन देखा था ना शुरू में, कुनिंदाज वर द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लिख कर लेकर आइएगा। फर्स्ट 3 आंसर्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी। यूकेपीएससी पाठशाला चैट करके चैनल है जिसपे आप चैट कर सकते हो, और यूकेपीएससी पाठशाला में आपको सारी जानकारियां मिलती हैं। तो आप उस चैनल पर अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हो। जैसे ही मुझे 3 आंसर्स मिल गए, मैं उन 3 आंसर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करूंगी, कोई उसमें चार्ज नहीं होगा। बट इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स, तो आप वहां पर हमें डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉल भी सीधा
कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे पाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो से इतना ही। हम नया वीडियो लेकर आएंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, और इसी तरीके से धीरे धीरे एक देखिएगा आप, जब तक हम एग्जाम के पास जाएंगे हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया होगा, और हमारे पास ऐसा कोई एरिया बचा नहीं होगा जो आपने क्वेश्चंस में टच ना किया हो, और आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जब इतनी बड़ी तैयारी हो जाती है भाई, तो इंसान कॉन्फिडेंट तो हो ही जाता है ना। तो अगले क्वेश्चन के साथ अगली बार मिलते हैं। आज के लिए यही, कुनिंदो के बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए थी एग्जाम के लिए, वो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। इस वीडियो से इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो। थैंक यू।